स्टूडेंट्स का आंदोलन है, स्टूडेंट पहुंचेंगे, हम लोग उनके सपोर्ट में हैं और आंदोलन कितना बड़ा लंबा चलेगा लेकिन संवैधानिक दायरे में चलेगा। पूरे देश से लोग आ रहे हैं और अगर इतनी गर्मी में इतनी उमस में हम दोपहरी में लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि हम सीरियस कितने हैं। इस पे एक बड़ा निर्णय सरकार को आज नहीं तो कल लेना ही पड़ेगा। वो स्थिति पैदा होगी। आपने 2024 का आंदोलन देखा होगा। सबका विकास नहीं है, केवल हमारा साथ और दूसरे वालों का विकास है। के बाद भी पुलिस आती है, हाउस अरेस्ट करती है। हमारे दोनों भाइयों को अभी नोटिस लगे 2 दिन पहले। 5% लोग हमारे साथ उत्तर प्रदेश में लगे और परिणाम आपने देखा कि 35 से ज्यादा सीटें भाजपा हार गई थी। तो नहीं यूपी के अंदर, तो ये बात समझ लेना चाहिए कि वो कितनी संख्या में और हम कितनी में होंगे। जनता ने आपको बैठाया, सवर्ण समाज ने आपको बैठाया। अगर ये पद आपके पास नहीं रहे, क्या आप इस आंदोलन में नहीं रहोगे? बस आपको लालच दे रखा है, आपको पद दे रखे हैं, आपको चीजें कर रखी हैं, इसीलिए आप उनके खिलाफ नहीं बोले। लेकिन जब वोट का समय आएगा ना, इन्हीं जनप्रतिनिधियों को हम बताएंगे कि क्या चीजें हम। और मैं आज वो खड़े नहीं हुए, हाँ, तो आप ये भी चेता रहे हैं। हाँ, हमारी लड़ाई किसी के लिए नहीं, हमारी लड़ाई आरक्षण के लिए। और मैं सभी अपने स्वर्ण समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, देश के हर कोने का व्यक्ति वहाँ पर पहुँचे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुँचे। युवा हो, जो जैसे हो सके वो ऐसे जंतर मंतर पहुंचे। कोई भी युवा साथी उनका पोस्टर लगा के एक बैनर लगा दे और उस पे लिख दे लापता गुमशुदा की तलाश। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। आपने जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट देखा। उस प्रोटेस्ट के किस तरह के साइड इफेक्ट हुए सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, वो आपने देखा। उसके बाद जो विपक्ष दिल्ली के उस प्रोटेस्ट में लगातार आवाज उठा रहा था, उनके लिए झारखंड में मुसीबत पैदा हो गई। वहां फिर प्रोटेस्ट चलने लगा झारखंड की राजधानी रांची में, और वहां भी जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, सरकार को, वहां के मुख्यमंत्री को बच्चों की बातें माननी पड़ी। ये तमाम चीजें निकल करके सामने आई। 2 बड़े प्रोटेस्ट जिनमें छात्रों ने अपनी बातों को मनवाया। उसके बाद अब एक तीसरे बड़े प्रदर्शन की बड़ी तैयारी हो रही है और कुछ घंटे बाद जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। और किस मुद्दे पर? एक मुद्दा वो जो दशकों से काफी संवेदनशील है, आरक्षण। आरक्षण हटाओ आंदोलन का एक पेज आपने इंस्टाग्राम पर सर्कुलेट होते हुए देखा होगा, जिस पे लोग लगातार जुड़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और लोग अपनी अपनी बातों को वहां पर रख रहे हैं, वीडियो के जरिए, कमेंट सेक्शन के जरिए, और बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे लिए क्या पायदान तय होगा। यानी कि वो सामान्य वर्ग जो अब ये कह रहा है कि EWS उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है। अब रिजर्वेशन रिफॉर्म को लेकर के वो कल जंतर मंतर के उस परिसर में होंगे, उस साइट पर होंगे जिस साइट पर आपने कुछ दिनों पहले भी वैसी ही भीड़ छात्रों की देखी। और इस समय मैं यूपी में हूँ, उत्तर प्रदेश में, और खास करके यूपी के पश्चिमी यूपी इलाके में, उस क्षेत्र में हूँ जो 60-84 सामान्य वर्ग से जाना जाता है, और खास करके यहाँ पर अच्छी खासी संख्या राजपूतों की है। तो बहुत सारे लोग मेरे साथ वो हैं जो कल जंतर मंतर की तैयारी कर रहे हैं। और केवल यही नहीं, हर राज्य में ये तैयारी चल रही है। कुछ घंटे पहले लोग निकलना भी शुरू हो गए हैं, सड़कों से उनका पैदल मार्च निकल रहा है। और यहाँ भी तैयारी मैंने देखी, तो एक चर्चा यहाँ पर भी चाहिए। सर, आपसे चर्चा की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, फिर उसके बाद बातचीत की शुरुआत करते हैं। मैं ललित राणा, अध्यक्ष राष्ट्रवादी प्रताप सेना, धौलाना क्षेत्र, जनपद हापुड़ से। तो अभी क्या तैयारी आपकी चल रही है? क्योंकि अलग अलग राज्यों से अलग अलग अपडेट निकल करके सामने आ रही है। कोई कहीं से निकल रहा है, कोई कहीं से मैसेज ड्रॉप कर रहा है, कहीं प्रशासन की भी खबरें आ रही हैं कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। तो दिल्ली में तो अब तीसरे बड़े प्रदर्शन को लेकर के खलबली तेज है। आपकी क्या तैयारी है? देखिए, जागरूक कर रहे हैं, सूचनाएं पहुंचा रहे हैं। आज उसी क्रम में बैठक रखी, आप यहां पर पहुंचे हैं। और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR में, चूंकि छात्रों की पीड़ा है, छात्रों का मूवमेंट है, हम लोग उसमें सहयोगी रहेंगे। और कल 21 तारीख को छात्र वहाँ जुट रहे हैं, वो अपने देश को बताएंगे, प्रधानमंत्री और सरकार के सामने रखेंगे अपना पक्ष कि किस तरह से हमारी पीड़ाएं। आज बड़े बड़े कोचिंग चल रहे हैं, हमारे पास वो संसाधन नहीं है। गरीब माँ बाप के जो बच्चे जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, अच्छे नंबर ला रहे हैं, और नीट और तमाम एग्जाम में बैठकर जब अच्छे नंबर आते हैं और कम नंबर वाला वो सीट ले जाता है, तो वो ऐसी पीड़ा है। इसमें तमाम आत्महत्याएं हुई हैं, देश ने देखी हैं, और वो क्रम चल रहा है। तो इस मेरिट को कैसे न्याय मिले,
इस देश में मेरिट कैसे काउंट हो और जो गरीब परिवार में बच्चा बैठा हो, किसी भी कम्युनिटी कास्ट में है, उस तक उस रिजर्वेशन का लाभ कैसे पहुंचे, ये आज देश को तय करना है, देश की जनता को तय करना है। इसी बात को लेकर कल का ये मूवमेंट शुरू हो रहा है। क्योंकि स्टूडेंट्स का आंदोलन है, स्टूडेंट पहुंचेंगे, हम लोग उनके सपोर्ट में हैं और आंदोलन कितना बड़ा लंबा चलेगा लेकिन संवैधानिक दायरे में चलेगा। संख्या से इसको ना तोला जाए, क्योंकि संख्या तो अगर सामान्य वर्ग एक बार सड़क पर उतर गया तो देश के लिए ज़्यादा अहितकारी हो जाएगा। ये तो एक सरकार को संदेश देना है कल। आप उनकी बातों से ये अंदाजा तो लगा लीजिए कि 2024 का वो जिक्र कर रहे हैं, उसी 2024 का जिन 2024 के नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, और ये वही क्षेत्र था जिसमें बगावती सुर दिखाई दिया और उसके बाद उसमें परिणामों में भी किस तरह का बड़ा उलटफेर दिखाई दिया। और इसी तरह से यहाँ पर अभी तैयारियां चल रही हैं। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का या रिजर्वेशन हटाओ को लेकर के जो इंस्टाग्राम पर पेज दिखाई दिया, स्टार्टिंग में लगा कि कुछ खास ही लोग जुड़ेंगे, बस थोड़ा बहुत 1 लाख या 2 लाख लोग जुड़ जाएंगे, पर एकदम से इतनी संख्या उस पर बढ़ी कि मिलियंस में फॉलोअर्स हो गए। यही सीजेपी के प्रोटेस्ट में देखा गया था कि फॉलोअर्स जुड़े और लोगों को लगा कि ये डिजिटल मूवमेंट है, पर धरातल पर भी उसी तरह की संख्या दिखाई दी। क्या ये जो मिलियन में फॉलोअर दूसरे अकाउंट पर जुड़े हैं, आपको लगता है कि वहां पर उस देश की राजधानी दिल्ली और जंतर मंतर पर मौजूद वही संख्या दिखाई देगी, या फिर संख्या पर आप डिपेंड हैं या नहीं? देखिए, संख्या से इसे मत तोली। सीजेपी का जो आंदोलन हुआ उसमें जो संख्या वहां पहुंची, वो तो मुजरा स्थल बना लिया गया, वो तो पिकनिक स्थल बना लिया गया। वहाँ खाना आ रहा है, वहाँ डांस हो रहा है, वहाँ प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, वहाँ उस तरह का जो उससे तो देश को बहुत बड़ा धब्बा लगा है। ऐसा मूवमेंट का ना आह्वान है ना उस तरह का कृत्य होगा, क्योंकि ये संस्कारों से निकली हुई पीढ़ी है। वहाँ पर संख्या कितनी होगी उस बात को लेकर भी हम चिंतित नहीं है, लेकिन अब पूरे देश में चूंकि हलचल है, पूरा देश इस पे चर्चा कर रहा है और इस पे एक बड़ा निर्णय सरकार को आज नहीं तो कल लेना ही पड़ेगा। वो स्थिति पैदा होगी। आपने 2024 का आंदोलन देखा होगा, हमने नरोत्ता में पंचायत की, 5% लोग हमारे साथ उत्तर प्रदेश में लगे और परिणाम आपने देखा कि 35 से ज़्यादा सीटें भाजपा हार गई थी। तो उन्हें यूपी के अंदर तो ये बात समझ लेना चाहिए कि वो कितनी संख्या में और हम कितनी में होंगे। चूंकि आप जिस इंस्टाग्राम पेज की बात कर रहे हैं उस पर अगर इतने मिलियन फॉलोअर्स हो गए 24 घंटे के अंदर, तो वो पीड़ा थी जो निकल के उस पेज पर आई। अब लोग, चूंकि स्टूडेंट्स का आंदोलन है, स्टूडेंट पहुंचेंगे, हम लोग उनके सपोर्ट में हैं और आंदोलन कितना बड़ा लंबा चलेगा लेकिन संवैधानिक दायरे में चलेगा। संख्या से इसको ना तोला जाए, क्योंकि संख्या तो अगर सामान्य वर्ग एक बार सड़क पर उतर गया तो देश के लिए ज़्यादा अहितकारी हो जाएगा। बहुत धन्यवाद सर। आप बताइए, आप तो यूथ हैं, तो क्या आप समझ रहे हैं कि क्या किस तरह की संख्या युवाओं की वहां पर पहुंच रही है, उसके साथ साथ जोश किस तरह का है? क्योंकि एक जोश तो डिजिटली दिखाई दिया है, रिजर्वेशन हटाओ एक पेज बना और उस पर मिलियंस में लोग वहां पर जुड़े, फॉलोअर्स आए, लोग वहां पर बातचीत भी कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बहुत अलग अलग तरह के तर्क दे रहे हैं, पर अभी वो संख्या धरातल पर है नहीं है, और लोगों तक क्या मैसेज आप पहुंचाना चाहते हैं? देखो, संख्या की बात तो यह है कि पूरे देश से लोग आ रहे हैं और अगर इतनी गर्मी में, इतनी उमस में हम दोपहरी में लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि हम सीरियस कितने हैं। दूसरी बात, परमिशन की बात भी राणा जी ने बताई थी, हो ही गई है और हम लोग जाएंगे और वो कंटिन्यू से करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास खोने को अभी कुछ नहीं है। अभी आपने देखा एक लड़की सूरत में, आकांक्षा तिवारी, वो केवल इसलिए उसने अपने प्राण दे दिए कि वो अपनी 12वीं से आगे की पढ़ाई साइंस साइड से करना चाहती थी और उसके पिताजी खर्चा वहन नहीं कर पा रहे हैं। क्या वो परिवार आरक्षण का हकदार नहीं है? क्या केवल उसकी जाति स्वर्ण है, जाति ब्राह्मण है, आप इसलिए एक बच्चे को मरने के लिए छोड़ सकते हैं? और भी बहुत सारी बात है। वही बात आती है फिर मायावती के परिवार को आरक्षण की क्या जरूरत है, रामविलास पासवान के परिवार को आरक्षण क्या जरूरत है? आरक्षण की जरूरत उस गरीब वाल्मीकि को है जो झोंपड़ी में रह रहा है, सफाई का काम कर रहा है। आरक्षण की जरूरत उस गरीब राजपूत को भी है जो भूमिहीन है, जो मजदूरी कर रहा है। अभी आप देखो, ब्राह्मण वर्ग में भी 2 लड़के शायद राजस्थान की बात हो, गटर साफ करते हुए मर गए। क्या उस परिवार को आरक्षण की जरूरत नहीं है? डिबेट डिस्कशंस में ये बातें होती हैं कि वो तो एक्सेप्शन है, आप एक्सेप्शन केस ला करके बात करते हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? ये कोई अपवाद नहीं है, आप मेरे साथ चलो। क्या आप इस बात को नकार सकते हैं कि सामान्य वर्ग में गरीब लोग नहीं है? मैं झाड़ू लगाते आपको सामान्य वर्ग के लोग दिखा दूं, भीख मांगते सामान्य वर्ग के लोग दिखा दूं? क्या केवल जाति के आधार पर उन्हें कोई सरकारी मदद ना मिले? अरे हम दे तो चुके हैं भाई,
1200 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर वो SC ST के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, हमें केवल वोट डालने का अधिकार है। जब EWS की बात करेंगे तब क्या कहना? EWS की कंडीशन ऐसी लगा दी, उसमें मिल कहाँ रहा है EWS में फायदा? EWS सरलीकरण राजस्थान की कांग्रेस सरकार कर चुकी है, प्लस यहाँ तो स्वर्णों की सरकार कही जाती है ना, मैं चलो इसे मैं आपको अपडेट कर दूं। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने EWS में आयु सीमा में छूट दी और 100 करोड़ रुपए का आर्थिक पिछड़े स्वर्णों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिए बजट जारी किया। महाराष्ट्र में छूट दी जा चुकी है, फिर यूपी में क्यों नहीं, बाकी राज्यों में क्यों नहीं? क्या वो राज्य गलत हैं? क्या वो मुख्यमंत्री योग्य नहीं थे? EWS में सरलीकरण होना चाहिए। EWS एक तरह से हमारे साथ ऐसा धोखा है कि वो अगर शीशे के इस पार आप केला रख दो, इस पार बंदर हो, तो बस दिख रहा है लेकिन मिलता नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि एक चीज सामने रखी है पर वो हाथ में नहीं आ पा रही है। बहुत सख्त जरूरत है EWS सरलीकरण की। इस देश की निकम्मी सरकारों को सोचना चाहिए कि आप कोर वोट बैंक, आप सीमा पे देखो कितने लोग हमारे शहीद हो रहे हैं, जो राष्ट्रवाद के प्रबल प्रहरी हैं, उनके बच्चों को, उनकी नस्लों को बर्बाद करके आप देश को कितने दिन सुरक्षित रख पाओगे? और हमारा हक छीन का उन्हें दिया जा रहा है, जो मोदी को गाली दे रहे हैं जंतर मंतर से, जो संविधान को गाली दे रहे हैं, जो संत प्रेमानंद महाराज को गाली दे रहे हैं, जो सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, जो अपने आप को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है, जो भगवान की मूर्ति को निकाल कर किसी और की मूर्ति वहाँ पे स्थापित कर रहे हैं देश में जगह जगह। क्या ये हिंदूवादी सरकार हमारा हक छीन कर उन्हें दे रही है? क्या ये सही है? और अगर ये सही है तो तुम काहे के हिंदुत्व के प्रहरी हो? तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। तो बहुत सारी हमारे मन ना, हम सबके प्रहरी है, हम किसी सब एक सब के नहीं क्या हैं, हम चलो सबको चलो आप लेकर मुझे के एक बात चलते बताओ, हैं। क्या मुसलमान सर्व समाज को लेकर के चलते हैं? ये भाई सब सर्व ये समाज सबका को साथ सबका विकास नहीं है, केवल हमारा साथ और दूसरे वालों का विकास है। अब हम किसका दोष दें? हमारे लोग खुद के सोए हुए हैं। अगर हमारा समाज 5% भी जाग जाए ना, तो हम सत्ता परिवर्तन सेकंडों में कर देंगे। लेकिन चलो जगाते घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक सवाल मैं लेकर के आती हूँ सर। यहाँ पर एक सवाल मिस हो गया। जब कोर वोटर अपने आप को महसूस आप करते हैं, बीजेपी को लेकर के ये कहा ही जाता है कि सामान्य वर्ग वहीं जाता है, ज़्यादातर बीजेपी उनकी पहली पसंद होती है और उसी विकल्प पर वो अड़िग भी रहता है। तब आप क्या महसूस करते हैं कि पहले बीजेपी को आकर के आपके मुद्दे के लिए खड़ा होना चाहिए, या यहाँ तक नौबत नहीं आनी थी, इससे पहले ही चीज़ों का निपटारा हो जाना चाहिए था? कैसा महसूस करते हैं? देखिए, EWS जो भारत में दिया गया एक बड़े मास को, इसमें एक तो भ्रम फैला रखा है देश में कि ये सवर्ण समाज को जो 6% है उसको 10% दे दिया है। पहले तो 50% जो रिजर्वेशन कोटा है उससे अलग जो सबके लिए समान है उसमें से 10% कैटेगरी बनी। लेकिन इसमें मुस्लिम समाज बड़ी संख्या में शामिल है, इसमें जैन समाज है, इसमें त्यागी समाज से लेके इसमें वो सारा वर्ग है जो 38 से 42% बैठता है देश की आबादी का। ये सोचने की बात है, जो एक भ्रम इस देश में फैलाया गया है। दूसरा, इस समाज ने इस भाजपा सरकार से कभी कुछ नहीं मांगा, केवल ये कहा है कि समानता का अधिकार बने, सम्मान का अधिकार तो बने रहने दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था इतनी अच्छा विषय कि पहले पुलिस जांच कर ले, क्योंकि CO जांच करता है SC ST लगने के बाद में, और उसके बाद FIR दर्ज कर ले और उसे लगता है कि ये केस बनता नजर आ रहा है, ऐसा अपराध हुआ है। डॉरी एक्ट में भी सर्वोच्च न्यायालय ने यही व्यवस्था करवाई थी, लेकिन इसी भाजपा सरकार ने बिना डिमांड के उसमें 18 से 42 प्रावधान जोड़ दिए और इतना सख्त कर दिया, जो जांच अधिकारी है DSP स्तर का उसके खिलाफ भी 2 साल की सजा का प्रावधान और 1 लाख से 8,25,000 रुपए आर्थिक अनुदान, यानी कि जांच पूरी होने से पहले FIR दर्ज होने के समय 25 से 50%, चार्जशीट जमा होने के बाद उसके खाते में पैसा आएगा, और अगर वो दोषी नहीं भी हुआ, निर्दोष भी साबित हुआ, तब भी उस पैसे को वापस रिकवरी का कोई प्रावधान नहीं है। जब ऐसे कानून लाएंगे तो इसलिए इसका दुरुपयोग हो रहा है। UGC की कोई डिमांड नहीं थी, ले आए। हम कह रहे हैं भाजपा से सामान्य वर्ग को इस देश में कुछ नहीं चाहिए कोई और वो दे भी नहीं सकती है, लेकिन सम्मान से जीने का अधिकार जो हर व्यक्ति को इस देश में होना चाहिए, वो उस पर भी नंगी तलवार लटका रही है। इसलिए अब ये समाज जाग रहा है और उसने मान लिया है कि बीजेपी से ज़्यादा खतरनाक हिंदुस्तान में पार्टी सामान्य वर्ग के लिए नहीं हो सकती है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। आपसे चर्चा करना चाहूँगी, तैयारी कर ली है पूरी जाने की? बहन जी सब तैयारियाँ हो चुकी हैं, लेकिन मैं बहन जी आपको बता दूँ कि ये लड़ाई हमारी किसी जाति या किसी धर्म के लिए नहीं है, ये लड़ाई है हमारी आरक्षण के विरुद्ध। क्योंकि ये लड़ाई आज की नहीं है, ये 36 साल पुरानी लड़ाई है हमारी। क्योंकि बीपी सिंह सरकार में 1990 में जो आंदोलन हुए थे, उसमें राजीव गोस्वामी जो भाई थे उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली थी, और ऐसे ही कितने ही 60 से 70 छात्रों ने
आत्महत्या का प्रयास किया। तो मैं आप सभी से ये बोलना चाहता हूँ, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हम किसी जाति या विशेष के लिए हम या किसी धर्म के लिए ना तो हम किसी अपशब्द का प्रयोग करेंगे वहाँ पे, ना किसी भी जाति को टारगेट करेंगे। हमारी लड़ाई सिर्फ आरक्षण के लिए। आरक्षण आप ठीक है आप लागू करिए, लेकिन आरक्षण होना चाहिए आर्थिक स्थिति के उद्देश्य से। अब आप देखिए कि गरीब सामान्य वर्ग में भी है, गरीब आपका एससी उसमें भी है, अमीर आपका एससी समाज में भी है, अमीर आपका उसमें भी है जेंडर में। लेकिन कहीं ना कहीं अब मैं आपको बता दूं, मैं भी एक दिल्ली पुलिस की नौकरी खोया बैठा हूं, क्योंकि मेरे 4 नंबर से मैं रह गया था। और जो मेरे एससी समाज के लोग हैं जिनका आरक्षण मिला हुआ है, उनके 15-20% से नीचे थे, उन्होंने अपनी नौकरी पा ली और मैं आज नौकरी में असमर्थ हूँ। तो हमारी लड़ाई किसी के लिए नहीं, हमारी लड़ाई आरक्षण के लिए। और मैं सभी अपने स्वर्ण समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, देश के हर कोने का व्यक्ति वहाँ पर पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और इस आंदोलन में भागीदारी बनाए और इस आंदोलन को सफल बनाए। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। रिजर्वेशन हटाओ और रिजर्वेशन रिफॉर्म दोनों में बहुत अंतर है। आप हटाना चाहते हैं या फिर उसमें जो चेंजेस चाहते हैं वो क्या क्या होने चाहिए, जो आप कैमरे के जरिए सरकार, प्रशासन या छात्रों को भी बताना चाहते हैं? मैं इसमें ज़्यादा कुछ ना कह के सिर्फ इतना सा आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि इसमें जो हमारी शर्तें हैं वो तो सभी वर्ग के सामने, सभी छात्र के सामने आ ही जाएंगी। बट मेरा जो इसमें मेन क्वेश्चन और मेरा जो आंसर है वो ये है कि मेरे जो समाज के वरिष्ठ नेता हैं, जो आज समाज के आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है, उनके बच्चों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना इतना सारी चीज़ें सेटल कर रखी हैं कि वो अपने बच्चों को सेटल कर सकते हैं और हो भी रहा है, आप देख भी रहे होगे। मैं इतना सब पूछना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि मेरे छात्र, मेरे देश का, मेरे समाज का कोई भी युवा साथी उनका पोस्टर लगा के एक बैनर लगा दे और उस पर लिख दे लापता गुमशुदा की तलाश। अगर मेरे समाज के नेता कहीं मेरे समाज के उत्थान के लिए नजर नहीं आएंगे तो फिर उनको कैसे करें हम? वो लापता हो चुके हैं। आप ज्यादा लड़ाई अपनी यहाँ से यूपी की सरकार से मानते हैं या फिर मानते हैं कि केंद्र सरकार से आपकी ज्यादा लड़ाई है? केंद्र सरकार से। केंद्र से, हाँ। और सरकार है। हाँ। और दूसरी बात मैं इतने से जानता हूँ कि अगर मेरे जो समाज के नेता हैं वो केंद्र में हो या वो राज्य में हो या मेरे क्षेत्र में हैं, कम से कम अपने क्षेत्र की सुन के आगे आप राज्य सरकार तक ले जाएं, राज्य सरकार से केंद्र सरकार तक ले जाएं। अब ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी का नंबर हम में से किसी के पास हो या मोदी जी हमसे बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम किसी बड़े नेता का डायरेक्ट कोई छोटी सी बात है तो हम वहाँ जाएंगे। हम तो क्या है कि एक जो चैन है, तो जो देश सीढ़ी की है, राजधानी ही जाएंगे। अब तो देश की राजधानी जाएंगे। और एक दूसरा इसमें ना मैं और बता दूं कि हमने संविधान का बहुत सम्मान करते हैं और बहुत माना है, लेकिन बशर्ते सरकार और दूसरा कोई भी विपक्ष ये ना समझे कि हम खाली संविधान को मानते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भी हमने ले रखा है। तो हाँ। मैं सिर्फ इतना सा जानता हूं कि ऐसा ना हो कभी कि बहुत ज़्यादा देर होने के बाद हमारा समाज जागे। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, जो हमारे समाज के आज जागरूक लोगों ने आह्वान करा है, उस आह्वान पर सभी को, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, युवा हो, जो जैसे हो सके वो ऐसे जंतर मंतर पहुँचे और भारी मात्रा में पहुँचे। अपने मैं समाज से यही आह्वान करना चाहता हूँ। चलिए, आप कुछ कह रहे थे, पीछे से बताइए। एक जानकारी, चूंकि नेशनल पेपर को पूरे देश में देखा जाता है, मैं स्वर्ण समाज के लोगों से ये बात बताना चाहता हूँ। आमतौर पर बोला जाता है कि 15%, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। स्वर्ण समाज के लोग हनुमान जी की तरह अपना बल भूल गए हैं। आप स्वर्ण समाज की बात करो तो हम कितनी जाति आती हैं, जिसमें राजपूत, बनिया, बामन, कायस्थ, भूमिहार की बात कर लेते हैं, 40 से ज़्यादा जाति आती हैं। मैंने लिस्ट पूरी बनाई है। ठाकुर, ब्राह्मण, त्यागी, भूमिहार, मुस्लिम, पठान, शेख, सैयद, मुगल, बनिया, जाट, सिख, पंजाबी, अरोड़ा, पंजाबी, खत्री, पंजाबी, सूद, वैद, पटेल, पाटीदार, रेड्डी, कापू, कम्मा, वेलम्मा, गोमती, बनिया, लियंगर, वेल्लर, लायर, नायडू, नैर, सैंथूर, मुलुकठोर, नागरथर, बनिया, पावरकुलम, कोमती, बुंटस, लिंगस्ट, मतलब 40 से 50 जातियां जिनकी आबादी 50% से ज़्यादा है। और स्वर्ण समाज के लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे। और लिस्ट गिनाने का कारण क्या है? लिस्ट गिनाने का कारण ये है कि हमें एक तरह से ये आरोप लगाया जाता है कि तुम्हारी 15% हिस्सेदारी है, तुम्हारी स्वर्ण केवल 3 जातियां हैं। मैंने लिस्ट गिनाई आपको, इसमें क्या झूठ आप मुझे बता दो। तो ये स्वर्ण समाज की 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी है।
अगर आप आबादी के हिसाब से देखोगे, अगर आप बलिदान के हिसाब से देखो तो लगभग 100%, एक दो कोई दूसरा कास्ट का निकलेगा। तो ये हमारे लोग भूले हुए हैं अपने बल को, और वो दूसरे लोग एक झूठ को इतनी बार बोल रहे हैं कि वो सच लगने लगे। उन्होंने 15% बोल दिया, हमारे लोगों को जानकारी नहीं है, तो हम खुद 15 मानते हैं हमारे कुछ लोग। तो ये सूचना उन लोगों तक भी है कि आप अपने आप को पहचानो, आप किसी से कमज़ोर नहीं हो। आज भी संसाधन हमारे लोगों के पास खूब है, आज भी दृढ़ इच्छा शक्ति है। आज ललित राणा जी खड़े हैं, उन्होंने कह दिया कि ये जगह ऐसा है तो ऐसा ही है पूरे क्षेत्र में। वो दृढ़ इच्छा शक्ति और किसी में नहीं मिल सकती। तो आपको लगता है कि जितना आप संख्या गिना रहे हैं उतना पहुंच जाएंगे लोग? कई हजार की संख्या में लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। जनसंपर्क किया जा रहा है, लड़ाई आर पार की होगी, लाठी गाड़ के होगी, या तो वहाँ से जेल जाएंगे या वहाँ सफलता मिलेगी। अभी ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पुलिस प्रशासन घर पहुंच रहा है या फिर ऐसे? हाँ, वो सब पुलिस का काम है, वो पुलिस की ड्यूटी है, वो पुलिस करे, वो पुलिस, हाँ, जो कि ना करना चाहिए। भाई एक बात बताओ, परमिशन से, अपडेट क्या है उनकी तरफ से? क्या परमिशन होने के बाद अगर हम अपने समाज के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, जो कि हमारा भी संवैधानिक अधिकार है, उसके बाद भी पुलिस आती है, हाउस अरेस्ट करती है। हमारे दोनों भाइयों को घर अभी नोटिस लगे हैं 2 दिन पहले। तो ये भी गलत है, लेकिन हम उससे डरेंगे नहीं। नोटिस लगे हैं? तिरंगा यात्रा निकालने को लेके हमें नोटिस चस्पा कर दिए गए कि तिरंगा यात्रा भी हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि परमिशन होनी चाहिए। अगर तिरंगा लेकर चलना भी देश में अभिशाप है तो फिर क्या फायदा है ऐसी सरकार और ऐसी आजादी का? क्योंकि आपकी तैयारी दूसरी भी तो है ना, तो ये तो सोच दूसरी तैयारी, तो आप ये इस बात को एक चीज याद रखें, काश्य परमेशवासा शिखंडी च महारथा। अगर हमारे देश का शिखंडी भी महारथी है ना, तो आप ये तो भूल जाइए कि आप चस्पा करके एक छोटा सा नोटिस आप हमको दबा दोगे या आप हमको कमज़ोर समझने लगोगे। आपकी ये भूल है। अगर हमने समाज के लिए कोई आवाज़ उठाई है, हम अपने भाई साहब के साथ हैं। हमें इतना पता है कि जो हमारे बड़े हमारे लिए आदेश देंगे, हम उस पर बिल्कुल खरे उतरेंगे, हम बिल्कुल जाएंगे, परिणाम चाहे कुछ भी हो। ये बात समझ लो, पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो आह्वान ललित राणा जी की जुबान से, जो आह्वान ठाकुर पूरन सिंह की जुबान से हो गया, जो नेतृत्व कर रहे हैं क्षत्रिय यहाँ और के लोगों को स्वर्ण, लेकर। जो आह्वान पश्चिम उत्तर प्रदेश में ठाकुर ललित राणा जी, ठाकुर पूरन सिंह जी की जुबान से हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्वर्ण समाज के बच्चे वहाँ कट मरने के लिए तैयार हैं। 1 मिनट के लिए प्राण लेने देने में भी झिझकेंगे नहीं। चलिए, उन्होंने कह दिया है कि पश्चिमी यूपी से बड़ी तैयारी के साथ युवा यहाँ से निकल रहे हैं, और किस तरह का यहाँ पर प्रतिनिधित्व है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और 60-84 तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप स्वर्ण समाज की सबसे ज़्यादा संख्या देखेंगे। 60-84 से ही वही चीज़ें निकल करके सामने आती है। आपके घर पे जब नोटिस लगा तो घर वाले परेशान नहीं हो रहे हैं? देखो बहन जी, घर वाले क्या, हमारी माता जी, हमारे पापा जी ने हमारे हाथ पैर जोड़े कि भाई ये आप क्या कर रहे हो। तो मैंने अपनी माताजी और पिताजी को ये चीज़ें बोली। चिंतित हैं, चिंतित हर माँ बाप होता है। अगर किसी बच्चे के साथ ये चीज़ें होती हैं तो हर माँ बाप, हर परिवार चिंतित होगा। लेकिन आप ये बताइए कि हम अपने देश में होते हुए तिरंगा शोभा यात्राएं निकाल सकते, उसके नोटिस हमारे घर पे लग रहे हैं। और अदर जो प्रेजेंट में जो सत्ताधार पार्टी है, ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी में नहीं है, हम बीजेपी के बिना पद के कार्यकर्ता हैं। लोगों के पास पद हैं, लोगों के पास जिम्मेदारी है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, वो तब उसकी चापलूसी कर रहे हैं बीजेपी की। अब हमारे पास बिना पद के हम बीजेपी की हमने चापलूसी करी है और हमने झंडे गाड़े हैं हमें। लेकिन हमारा क्या, मैं अपने जनप्रतिनिधि से ये कहना चाहता हूँ, 60-84 नहीं, समस्त देश के जनप्रतिनिधि से कहना चाहता हूँ, सवर्ण समाज के, कि आपको पद पार्टी से मिले हुए हैं, लेकिन जनता ने आपको बैठाया, सवर्ण समाज ने आपको बैठाया। अगर ये पद आपके पास नहीं रहे, क्या आप इस आंदोलन में नहीं आओगे? आप पार्टी के खिलाफ भी बोलोगे, लेकिन आपके पास आपको लालच दे रखा है, आपको पद दे रखे हैं, आपको चीज़ें कर रखी हैं, इसीलिए आप उनके खिलाफ नहीं बोले। लेकिन जब वोट का समय आएगा ना, इन्हीं जनप्रतिनिधियों को हम बताएंगे कि क्या चीज़ें हम। मतलब और मैं आज वो खड़े नहीं हुए, हाँ, तो आप ये भी चेता रहे हैं, हाँ जी, कि कल उनके लिए भी बड़ी मुसीबत। क्योंकि मैं बहन जी आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन हमारा चेहरा चमकाने का नहीं है, ये आंदोलन है हमारे बच्चों का भविष्य के लिए। भाई बच्चों का भविष्य ही नहीं बचेगा तो हम उनके क्या माँ बाप हैं, क्या भाई बहन हैं, क्या बंधु हैं, क्या चाचा ताऊ हैं उनके। तो लेकिन हम अपने बच्चों के भविष्य को देखें, अपने ज़्यादा किसी पार्टी के गुलाम ना करें, ना गुलामी करें। और मैं समस्त 60-84 के अपने भाई बंधु, चाचा ताऊ, बाबा, सबसे माता बहनों से कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भागीदारी निभाएं अपनी, और वहाँ पहुँचें और इस आंदोलन को एक अलग मोमेंट दें, अलग चीज़ें करें। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। 21 अगस्त को जंतर मंतर पर जाना क्यों जरूरी है, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी
सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ एक, उसमें हाँ अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ एक, उसमें कहा गया कि अभी नीट पेपर लीक हुआ उसके कारण बच्चों ने आत्महत्या की, जो कि सही है, जिन बच्चों ने आत्महत्या की उनका दुख हमें भी है। लेकिन इस स्वर्ण समाज के हजारों बच्चे जब उनको 500-600 नंबर लाने के बाद उनकी सीट किसी -40 वाले को दे दी जाती है, हजारों बच्चे स्वर्ण समाज के इस आरक्षण की कुव्यवस्था से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करते हैं। इनकी बात कौन करेगा? प्लस उन बच्चों के अभिभावक, अगर स्वर्ण समाज के तमाम अभिभावक ये चाहते हैं कि उनका बच्चा कल सुसाइड ना करे, आने वाली नस्लें हम उनके मुंह पर ना थूकें, इसलिए आज जागो, एक जागरूक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते दिल्ली पहुंचो और जो होगा वो देखा जाएगा। धन्यवाद। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जो मैं जानना चाहती हूँ, सर से जानना चाहती हूँ कि जो दूसरे वर्ग के लोग हैं वो चिंतित हो जाएंगे कि भाई आप उनके कुछ विरोध में तो नहीं करने वाले हैं, उसके लिए कोई मैसेज ड्रॉप करना चाहते हैं आप? देखिए 2018 में 2 अप्रैल को जो पूरे देश में एससी वर्ग सड़कों पे उतरा था, हाँ। उस समय एक अफवाह उनके नेताओं ने फैलाई थी कि देश से आरक्षण छीना जा रहा है, जबकि SC ST अमेंडमेंट बिल जो लेकर सरकार आ रही थी उसके संदर्भ में था। आपने जंतर मंतर पर भी देखा, जो मीडिया के लोग पूछते हैं, जो लोग वहाँ बुलाए जाते हैं, जो बच्चे वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता कि हमें बुलाया किस बात के लिए गया है। तो वहाँ पर गुमराह करके और देश को गुमराह करके चीज़ें चलाई जाती हैं। यहाँ द्वेष किसी वर्ग से नहीं, किसी वर्ग का कोई अधिकार या हक छीनने की बात नहीं हो रही है, बल्कि हम उनके हित का काम करने जा रहे हैं। उनमें जो पिछली पंक्ति में लोग खड़े हैं, जो सदियों से खड़े हैं और आज भी उसी पायदान पर हैं, उन्हें भी लाभ तब मिलेगा जब SC ST एक्ट में भी क्रीमी लेयर का लॉ लागू होगा, जो सरकार नहीं चाह रही है उन नेताओं के दबाव में। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह की तैयारियां पश्चिमी यूपी में हैं, 60-84 में हैं, इसी तरह की तैयारियां राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और खुद दिल्ली में भी, क्योंकि जनरल कैटेगरी जिस तरह से मैदान में है, रिजर्वेशन हटाओ इस अभियान को लेकर के या रिफॉर्म को लेकर के अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बातें चल रही हैं। उसमें ये भी बातें हो रही हैं कि हमको ज़रूरी नहीं है कि आप रिजर्वेशन को पूरी तरीके से एक तरफा कर दें या फिर कुछ और करें, हमारे लिए क्या पायदान तय होगा अब वो ये चाहते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।